Hello everyone, how are you? Fine. Myself, Professor D.N. Pandey, स्टेशन रोड, फतुहा, पटना। तो मैं कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था? किरचॉफ लॉ पढ़ाया था। तो उस किरचॉफ लॉ में दो नियम बताया था, ठीक है। मैंने पहला नियम बताया था कि कोई इलेक्ट्रिक क्या हो, नेटवर्क हो, उस इलेक्ट्रिक नेटवर्क में या इलेक्ट्रिक नेटवर्क के किसी जंक्शन पर जितने भी करंट मिलती है उसका साइन पॉजिटिव होता है, और उस नेटवर्क के किसी जंक्शन से जितने भी करंट बाहर जाती है उसका साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। क्लियर? तो उसी तरह से एक क्लोज लूप लिया था। उस क्लोज लूप में मैंने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगे हुए हैं और उस लूप के डिफरेंट पोर्शन में करंट प्रवाहित होती है और उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो डिफरेंट पोर्शन में जो करंट प्रवाहित होती है और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उनके प्रोडक्ट का सम उसमें लगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कुल सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये सभी बातें जो है मैंने बता दिया था। तो आप जो है वीडियो को नहीं देख रहे हैं, सभी लोग नहीं देख रहे हैं। अभी तक मैंने देखा तो 22-23 स्टूडेंट ही देख पाए हैं वीडियो को। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान देंगे। ये किरचॉफ लॉ पर एक प्रॉब्लम है। ये जंक्शन है और ये जंक्शन पर करंट आकर मीटिंग हो रही है, मिल रही है। सपोज दैट ये 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर ये जंक्शन है माय डियर स्टूडेंट। और ये जंक्शन पर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर के करंट आकर मिल रही है, और इस जंक्शन से आई एम्पियर के करंट बाहर जा रही है। तो इस आई एम्पियर करंट का वैल्यू कितना होगा? तो इसके लिए जितने भी करंट आकर क्या हो रही है? मिल रही है जंक्शन, ये जंक्शन हो गया। तो ये 2A प्लस 4A प्लस 5A प्लस 3A, और ये मिलने वाली का साइन क्या है? पॉजिटिव। जो बाहर जाने वाली है उसका साइन क्या है? निगेटिव। ये -I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। टोटल का सम जो है अलजेब्रिक सम टोटल का क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो है 5, 3, 8, 8, 4, 12 to 14 एम्पियर माइनस I इक्वल टू 0। 14 एम्पियर इक्वल टू I, 14 एम्पियर इक्वल टू I, यानी करंट जो है बाहर जाने वाली करंट जो होगी वो कितना होगी? 14 एम्पियर की होगी। क्या होगी? 14 एम्पियर आंसर। बाहर जो करंट जा रही है वो क्या होगी? 14 एम्पियर की होगी। क्या होगी? 14 एम्पियर। क्या होगी? 14 एम्पियर। क्या होगी? 14 एम्पियर की होगी। तो आप क्या समझें कि ये किसी जंक्शन पर 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर के करंट आकर क्या हो रही है? मिल रही है, और आई एम्पियर के करंट बाहर जा रही है। तो आई का मान कितना होगा? 14 एम्पियर, क्योंकि जितना करंट आकर मिलती है उतना ही करंट क्या होती है? बाहर जाती है। इसलिए 14 एम्पियर के करंट आकर जंक्शन पर मिली और 14 एम्पियर के करंट क्या हो गई? जंक्शन से बाहर चली गई। इसलिए आई का मान क्या होगा? 14 एम्पियर आंसर। क्लियर? तो इसको लिख लेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसको लिखेंगे। हरी अप, यू राइट डाउन दिस मैटर। हरी अप, राइट डाउन दिस मैटर। लिख लिए? आप सभी लिख लिए इसको? आप सभी लिख लिए?
मैं मिटा दूं, मैं साफ कर दूं इसको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन। हो गया? ये मान लीजिए ये कोई जंक्शन है, पी जंक्शन है। पी जंक्शन में 4 एम्पियर 3 एम्पियर के करंट आकर मिल रही है। तो यहाँ से कितना करंट बाहर जाएगी? सपोज दैट आई एम्पियर के करंट बाहर जा रही है। आई एम्पियर के करंट क्या हो रही है? बाहर जा रही है। तो इस आई का वैल्यू क्या होगा? इस आई का वैल्यू होगा 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर माइनस आई एम्पियर इक्वल टू 0। 4 3 क्या होगा? 7 माइनस आई इक्वल टू 0। इसलिए आई इक्वल टू 7 एम्पियर, यानी जितना करंट आकर मिलेगी उतना ही करंट बाहर जाएगी, यानी आई का मान क्या होगा? 7 एम्पियर होगा आंसर। तो इस तरह का न्यूमेरिकल जो है रह सकता है किरचॉफ के लॉ पर। किरचॉफ लॉ पर इस तरह का न्यूमेरिकल रह सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये समझ गए इस तरह से फाइंड किया जाता है। और ये मैं आपको कल बताया था कि जितना करंट मिलेगी उतना ही करंट बाहर जाएगी, यानी 7 एम्पियर का करंट मिल रही है पी पॉइंट पर, पी जंक्शन पर, तो 7 एम्पियर के करंट भी बाहर जाएगी, उतना ही करंट बाहर जाएगी। तभी ना एल्जेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसका साइन क्या होता है? निगेटिव। इन दोनों का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो समझ गए हैं? तो इसको लिख लेंगे, जल्दी से लिखेंगे। लिख लिए? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये साइंटिफिक के नेम पर है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज साइंटिस्ट था जो 1842 में ही, जैसे किरचॉफ का नियम का जिस समय ये हुआ आविष्कार हुआ, किरचॉफ ने जिस समय नियम का बनाया, जिस समय अपने नियम को बनाया, उसी समय एक व्हीटस्टोन ब्रिज साइंटिस्ट ने एक ऐसे डिवाइस बनाया जिसमें 4 रेजिस्टेंस लगा रहता है। 4 रेजिस्टेंस लगा रहता है और उसमें से 3 रेजिस्टेंस के टर्म में एक रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? एक रेजिस्टेंस को वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस के किसी एक रेजिस्टेंस को 4 में से किसी एक रेजिस्टेंस को हम ये फाइंड कर सकते हैं, उसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बनाया गया। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज 1842 में बनाया। व्हीटस्टोन ब्रिज साइंटिस्ट का नाम है, यही व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाया। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ एक डिवाइस है, जिसके द्वारा 3 रेजिस्टेंस के टर्म में एक रेजिस्टेंस, किसी एक रेजिस्टेंस के वैल्यू को प्राप्त किया जाता है। एक 4 में से, मान लीजिए 4 रेजिस्टेंस है, तो उसमें से एक रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए? 4 रेजिस्टेंस के वैल्यू
पता होना चाहिए कि 4 रेजिस्टेंस माने 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हुआ। 4 में से एक को निकालने के लिए 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी जाकर कोई एक रेजिस्टेंस जो है निकलेगा। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement of 4 resistance. It is an arrangement of 4 resistance used to measure one resistance in 3 terms, या in terms of other 3 रेजिस्टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या समझे कि साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज ने 1842 में व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण किया, और उस व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा क्या किया जाता है, क्योंकि उसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और 3 रेजिस्टेंस का मान यदि हमको मालूम है तो उसमें से एक रेजिस्टेंस को वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज टू मेजर 1 रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस, यानी 3 रेजिस्टेंस के टर्म में एक रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या हुआ इसका परिभाषा, कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना होता है। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको साफ कर दें। चलिए हिंदी लिख देते हैं। देखिए, यह 4 प्रतिरोध से मिलकर बना होता है, और इन चारों में 3 प्रतिरोध का मान मालूम हो। यह 4 प्रतिरोध से मिलकर बना होता है, और इन चारों में 3 प्रतिरोध का मान मालूम हो, 3 प्रतिरोध का मान मालूम हो, तो शेष बचे हुए एक प्रतिरोध के मान को निकाला जा सकता है। देखेंगे 4 प्रतिरोध में से किसी 3 प्रतिरोध का मान मालूम होगा, तो जो बचा हुआ एक प्रतिरोध है उसके मान को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, जो प्रतिरोध मालूम नहीं है, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम नहीं है, उस रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया। यानी जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता नहीं है,
उस रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए क्या बनाया गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया गया। क्लियर? तो ये लिख लिए, मैं इसको साफ कर दूं। बोलिए सभी स्टूडेंट, बोलिए मैं इसको साफ कर दूं। आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे, सभी स्टूडेंट इन सभी बातों को समझते होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहाँ देखिए P Q R S, P Q R S, P Q R S, 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और B और D जो जंक्शन दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन और ये जंक्शन, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है। और ये की है कुंजी K1। फिर इसको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगानी पड़ेगी, यानी कोई सेल लगानी पड़ेगी। और सेल का जो की है वो K2 है। ठीक है, जैसे ही K2 को कुंजी K2 को ऑन किया जाएगा, वैसे ही यहाँ से करंट निकलेगा हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाने के लिए। I एम्पियर के करंट निकलेगा और I एम्पियर के करंट ए पॉइंट पर, ए जंक्शन पर जाएगा। ए जंक्शन पर जाएगा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो है सपोज दैट I 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। पहला I1, तो दूसरा जो होगा शेष जो होगा वो जो है
I माइनस I1 होगा। क्या हो गया? I माइनस I1। और जैसे ही I1 करंट B जंक्शन पर आएगा, यहाँ भी दो पार्ट्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। एक IG B से D की ओर जाएगा और दूसरा जो होगा I1 माइनस IG B से C की ओर जाएगा। अब यहाँ ये IG करंट और I माइनस I1 करंट D जंक्शन पर आकर मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? I1 माइनस I1 ये बन जाएंगे I माइनस I1 प्लस I माइनस I1 प्लस IG बनकर जाएंगे, D से C की ओर जाएंगे। और फिर जो है I माइनस IG और I माइनस I1 प्लस IG C पॉइंट पर आकर मिलेंगे तो I बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? I करंट बन जाएंगे। और I करंट फिर जो है इस तरह से, है ना, ये हायर पोटेंशियल से निकला था जितना करंट, उतना ही लोअर पोटेंशियल तक आ गया। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें करंट का फ्लो होते रहेगा। तो मैंने क्या समझाया माय डियर स्टूडेंट इसमें? और ये देखिए जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वो बैलेंस कंडीशन में है। क्या है? बैलेंस कंडीशन में। और जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस कंडीशन में होती है तो उसे करंट फ्लो नहीं करता है। करंट जो फ्लो करता है यानी करंट फ्लो नहीं करता है, यानी IG का मान क्या होगा? 0 होगा। IG का मान क्या होगा? 0। जहाँ जहाँ IG होगा उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी बैलेंस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता है। किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करता है इन बैलेंस कंडीशन। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने क्या बताया कि ये 4 रेजिस्टेंस है, PQRS 4 रेजिस्टेंस है। और ये 4 रेजिस्टेंस जो है ये देख रहे हैं स्क्वायर है और इसके साइड पर लगा हुआ है, स्क्वायर टाइप का है संरचना, उसके साइड पर लगा हुआ PQRS। इसमें जो है P और S पैरेलल है, Q और R पैरेलल है। अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया जाता है और इसमें जो की लगा हुआ, की को जैसे ही ऑन किया जाता है I एम्पियर के करंट निकलती है, A पॉइंट पर जाती है और I एम्पियर के करंट A पर जाएगी तो ये दो भागों में डिवाइड होगी। इसको दो रास्ता दिखाई दे रहा है, एक रास्ता ये दिखाई दे रहा है, दूसरा रास्ता ये दिखाई दे रहा है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। मान लीजिए कि I का पहला पार्ट्स I1 है जो A से B की ओर जा रहा है, तो जो I में से I1 निकल गया, A से B की ओर गया, तो शेष क्या बचेगा? I माइनस I1 बचेगा जो A से D की ओर जाएगा। अब I1 करंट जैसे ही B जंक्शन पर जाएगा फिर उसको दो रास्ता दिखाई दे रही है, एक IG ये दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है। तो ये दिखाई दे रही है तो ये मान लीजिए I1 का IG पार्ट जो है गैल्वेनोमीटर से गया तो शेष पार्ट जो बचेगा I1 माइनस IG जो है B से C की ओर जाएगा, B से C की ओर जाएगा, B टू C जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है और ये IG करंट और I माइनस I1 करंट D जंक्शन पर मिलेगा तो I माइनस I1 प्लस IG बनेगा और बनकर जो है D से C की ओर जाएगा। और ये करंट I माइनस I1 प्लस IG और I माइनस IG C पॉइंट पर आकर मिलेगा तो I करंट बन जाएगा और I करंट बन जाएगा। तो ये करंट जितना निकला था यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाने के लिए जो निकला था, फिर I करंट ही आया और लोअर पोटेंशियल के पास आ जाएगा। इस तरह से हायर पोटेंशियल से I करंट मिलता रहेगा, लोअर पोटेंशियल के पास I करंट आता रहेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि करंट जो है ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस से I करंट मिलती है, यानी A टू B कितना करंट जाती है? I1। रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है? रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? रेजिस्टेंस है PQRS। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस 4 है, PQRS 4 रेजिस्टेंस यहाँ लिख सकते हैं,
4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस हो गया, 4 रेजिस्टेंस यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस P Q R S। और इसके बाद A टू B कहाँ, A टू B कितना करंट गया, I1, और B टू D कितना करंट गया, IG, और B टू C कितना गया करंट, I1 माइनस IG, और A टू D कितना करंट आया, A टू D आया I माइनस I1, अब फिर D टू C कितना गया, D टू C कितना करंट गया, I माइनस I1 प्लस IG। टोटल करंट को यदि जोड़ देते हैं तो फिर I हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है ये IG, तो टोटल करंट ये A टू B I1 आया, B टू D IG, और B टू C I माइनस IG, A टू D I माइनस I1, और ये जो है D टू C कितना आया, D टू C I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ जो है इस करंट को कौन से करंट को जोड़ेंगे, I माइनस A टू D कितना करंट आ रहा, A टू D I माइनस I1, यानी ये जो है ये करंट दोनों मिला तब यहाँ I माइनस I1 प्लस IG बना, और ये करंट दोनों यहाँ पर आकर मिलता है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I बचेगा, क्योंकि माइनस I प्लस I से कट जाएगा, प्लस IG माइनस IG से कट जाएगा, और क्या बचेगा, ये बचेगा I करंट बचेगा जो यहाँ से ऐसे जाएगा। तो इन सभी बातों को लिख लिए। 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है ये। तो आप देखिए कि करंट कैसे कैसे आया, और इसमें किरचॉफ के दूसरे नियम का अप्लाई करनी है, किरचॉफ के दूसरे नियम का अप्लाई करना है, किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करके निकाल देना है रेजिस्टेंस का रेशियो, रेजिस्टेंस के रेशियो। तो आप इन सभी बातों को लिख लिए हैं। 4 रेजिस्टेंस PQRS, A टू B कितना करंट गया, मेन करंट क्या है, मेन करंट I है, मेन करंट क्या है, I, और मेन करंट I जो है A पॉइंट पर जाकर A जंक्शन पर क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट I1 तो अदर क्या हो गया I माइनस I1 करंट B पर जाएगा, I1 का फर्स्ट है IG तो अदर होगा I माइनस IG, और ये IG और I माइनस I1 D जंक्शन पर आकर मिलेंगी तो बन जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, और ये करंट C पर आएंगे तो फिर I बन जाएगा। ठीक है, तो करंट फ्लो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से गई फिर लोअर की ओर आई, लोअर पर आई। क्लियर? तो ये लिख लिए होंगे, लिख लिए, मिटा दें, साफ कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पॉइंट नोट कर देंगे, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन फ्लो ऑफ करंट थ्रू galvanometer in feet
stone bridge Ig equal to 0. In balance condition, flow of current through galvanometer in Wheatstone bridge, यानी Wheatstone bridge में Wheatstone bridge सेतु में संतुलन के स्थिति में संतुलन के स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन के स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा Ig इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। Ig इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। इन बैलेंस कंडीशन फ्लो ऑफ करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इन व्हीटस्टोन ब्रिज Ig इक्वल टू 0। व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन के स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा Ig इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? समझ गया इस बात को? जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से लिखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या याद रखेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज यदि क्या है? बैलेंस कंडीशन में है तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होती है वो उसका वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। क्लियर? क्लियर कंसेप्ट जा रहा है ना? कंसेप्ट काम कर रहा है यहाँ आपका कि नहीं? तो याद रखेंगे, ऑलवेज यू रिमेंबर इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर इक्वल टू 0। यानी इन बैलेंस कंडीशन करंट can't flow through galvanometer. In balance condition of Wheatstone bridge current cannot या can't flow through galvanometer. यानी इससे करंट जो है दिखाया गया है लेकिन इसका वैल्यू 0 है, यानी करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा है। करंट क्या हो रहा है? फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये लिख लिए होंगे। चलिए ये अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ नीचे लिख देते हैं। अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ इन सर्किट। जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ तक आना होता है, क्लोज सर्किट होती है। किरचॉफ के सेकेंड लॉ में क्या होती है? लूप होती है, माने क्लोज होती है। तो क्लोज करने के लिए A B D A लेंगे। इन सर्किट A B D A तो अप्लाई करेंगे। चलिए उसमें क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये A टू B करंट जा रहा है I1, इसका रेजिस्टेंस क्या है? P है। I1P प्लस यहाँ से करंट आया Ig और इसका क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? G है। IgG और ये ऐसे आया तो ये पॉजिटिव साइन होगा, और ऐसे आ रहा है तो क्या होगा? निगेटिव, यानी -I-1 R इक्वल टू 0। टोटल का सम क्या होगा? 0 होगा। देखिए ऐसे गया पॉजिटिव, फिर ऐसे आया पॉजिटिव, लेकिन ऐसे आया तो निगेटिव, क्योंकि ऐसे तो ये गए नहीं, इसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। इससे I1P प्लस IgG माइनस I-1 R इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये इन बैलेंस कंडीशन है, इसे Ig का मान क्या होगा? 0। Ig का मान क्या होगा? 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा। I1P प्लस ये 0 इंटू G माइनस
in balance condition current can't flow through क्या galvanometer. तो hence that is why Ig equal to 0 into G minus I minus I1 R equal to 0, यानी I1 P minus I minus I1 R equal to 0. Therefore I1 P equal to I minus I1 R. ये माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये I1P प्लस IgG माइनस I माइनस I1 R, ये इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन निगेटिव, क्योंकि ऐसे गया, कल बताया था ऐसे आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा, और टोटल का सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो I1P प्लस IgG माइनस I1 R इक्वल टू 0, ये I1P हो गया, ये Ig का वैल्यू इन बैलेंस कंडीशन करेंट कांट, है ना, फ्लो थ्रू क्या गैल्वेनोमीटर। देयरफॉर Ig इक्वल टू 0 इंटू G माइनस I1 R इक्वल टू 0, I1P माइनस I1 R इक्वल टू 0, I1P इक्वल टू I माइनस I1 R, ये हो गया। अब P बाई Q कर देंगे, P बाई R, P अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस I1 अपॉन I माइनस I1 अपॉन I1, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। P बाई R मिल गया, P और R का रेशियो मिल गया, P अपॉन R इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन I1 होगा। तो इसको जल्दी से लिखेंगे, एक इसमें भी अप्लाई करेंगे, B सर्किट में, BCD सर्किट में, या BDCB सर्किट में। तो इसको जल्दी से लिखेंगे, P बटे R इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन I1 हुआ, ये पहला रिलेशन हो गया। इसी तरह से इतना ही करके दूसरा रिलेशन आएगा, और रिलेशन को इक्वल कर देंगे तो P बाई R इक्वल टू जो भी होगा रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। तो ये जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से लिखेंगे, घर पर बैठे हुए हैं ना, अच्छा लग रहा है, लेकिन बैठे हुए हैं सही बात है, लेकिन इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको पढ़ाई में किसी प्रकार के ढील नहीं देनी चाहिए, आपको कंटिन्यूअस पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा प्रतिदिन। आपको मैं बताया हूँ कि आप रूटीन बनाएं, पर डे 8 आवर का रूटीन बनाइए। तो हो गया, चलिए इस बात को लिख लिए। अब फिर अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन कौन सा सर्किट, चलिए BDCB सर्किट, इन BDCB सर्किट। चलिए इसमें ऐसे Ig, ऐसे आया करंट, ऐसे गया पॉजिटिव, ऐसे आया निगेटिव, तो Ig G प्लस करंट हो गया Ig, रेजिस्टेंस हो गया G, तो ये हो गया I माइनस I1 प्लस Ig, ये इसका रेजिस्टेंस क्या है S, माइनस I माइनस Ig माइनस I1 माइनस I1 माइनस Ig, Q इक्वल टू 0। ये अच्छा से लिखिए, ये Ig G प्लस I माइनस I1 प्लस Ig S माइनस, ये पॉजिटिव करंट एंड
रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव, ये इसमें ही करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस आई जी क्यू इक्वल टू 0। अब देखिए आई जी है, ये बैलेंस कंडीशन में है ना गैल्वेनोमीटर, फिर टेस्टोन ब्रिज क्या है बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा, ये इट मीन्स आई जी इक्वल टू 0। तो यहाँ आई जी इक्वल टू 0 इंटू 0 जी प्लस आई माइनस आई वन प्लस 0 एस माइनस आई माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, I1 रखेंगे, ठीक है, I1 माइनस आई जी, I1 माइनस 0 और ये Q इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ आई जी इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया प्लस I माइनस I1 S इक्वल टू माइनस I1 Q, ये I माइनस I1 S इक्वल टू I1 Q, देयरफॉर Q बाई S, Q के अपॉन गया S, Q के बाई में S, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 Q अपॉन S, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 अपॉन I1, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, ये फर्स्ट और सेकंड से P अपॉन क्या था, P अपॉन क्या था, P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S हो गया। 1 और 2 से क्लियर हो गया कि एक में भी देखिए, एक में भी वही रिजल्ट था, P अपॉन R क्या था, P अपॉन R था I माइनस I1 अपॉन I1, ये फर्स्ट इक्वेशन था, और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, इसे राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो मिल गया, और इसमें से 3 रेजिस्टेंस कोई भी मालूम रहेगा तो चौथा रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो इसको जल्दी से लिखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन था जो देखेंगे ऊपर में बताया गया है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, फ्रॉम 1 and 2, मिटा दें इसको, लिख लिए इसको, लिखिए जल्दी, अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन BDCB सर्किट, यानी जहाँ से स्टार्ट करते हैं BDCB, जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ फिर जाएंगे तब क्लोज सर्किट बनेगा। क्लोज कैसे बनेगा, जहाँ से प्रारंभ किया जाता है वहाँ जाना पड़ता है, तब क्लोज सर्किट बनता है, तब लूप बनता है। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्लोज सर्किट में लिया गया है, हो गया, मिटा दें। नाउ फ्रॉम 1 and 2, now from 1 and 2, now from 1 and 2 we get, क्या गेट, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, इसे राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, P अपॉन R इक्वल टू Q बाई S, ये मिल गया। इससे 3 मालूम है तो कोई भी एक निकाल सकते हैं, नहीं, इनमें 3 कोई रेजिस्टेंस मालूम है तो चौथा निकाल सकते हैं, यानी PS इक्वल टू RQ, इससे P इक्वल टू RQ अपॉन S, यानी P इक्वल टू R अपॉन S इंटू Q, ये P निकाल सकते हैं, यदि R S Q मालूम है तब P निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा ये रेजिस्टेंस है, PQRS क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, PQRS क्या है, रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस में हमने क्या निकाला, P को वैल्यू निकाला, उसी तरह से P इंटू S इक्वल टू RQ, यदि S का वैल्यू निकालनी है तो RQ अपॉन P,
यानी एस इक्वल टू आर अपॉन पी इंटू क्यू, ये एस का वैल्यू, एस का निकालना होगा। तो उसी तरह से पी एस इक्वल टू आर क्यू, आर निकालनी है, आर निकाल दो तो पी एस अपॉन क्यू, यानी आर निकालनी है तो पी अपॉन क्यू इंटू एस, ये हो जाएगा। यानी आर इक्वल टू हो गया आपको, आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू एस, ये आर इक्वल टू हो गया। तो पी हो गया, एस हो गया, आर हो गया। उसी तरह से क्यू को निकालनी है तो पी एस इक्वल टू आर क्यू, पी एस इक्वल टू आर क्यू। तो इसमें क्या निकालनी है, आर निकालनी है। क्या निकालनी है, आर, पी एस बटे क्यू, सॉरी क्यू निकालनी है, क्यू निकालनी है। तो क्यू के लिए क्या होगा, पी अपॉन आर इंटू एस। तो ये सभी का वैल्यू निकाल लेंगे, पी का वैल्यू, फिर क्यू का वैल्यू, यानी पी रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखिए 3 रेजिस्टेंस मालूम है तो पी निकल गया, इसमें भी 3 रेजिस्टेंस पी क्यू एस मालूम है तो आर निकल गया, इसमें पी आर पी क्यू मालूम है तो एस निकल गया, इसमें पी आर एस मालूम है तो क्यू निकल गया। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए बनाया गया, रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए। किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम है तो चौथा रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो ये बैलेंस कंडीशन में हुआ, बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में अनबैलेंस कंडीशन बताया जाएगा। तो आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो बने वो आपके तक अपडेट होते रहें, आपके तक ऑटोमेटिक अपडेट होते रहें। तो वीडियो को अपडेट करने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपके तक वीडियो जो है लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहे। माय डियर स्टूडेंट, मेरे बात को समझ लिए हैं, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में अनबैलेंस कंडीशन वाले पोर्शन लेकर हाजिर होंगे और अनबैलेंस कंडीशन वाले पोर्शन को मैं समझाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर। थैंक यू सो मच।